हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय गणित और वर्कशीट नंबर 61 जो कि 27 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। फ्रेंड्स, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। उस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और जिसका आज हम परिचय देखेंगे। तो आइए, सांख्यिकी किसे कहते हैं? गणित की एक वह शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। यानी आंकड़ों का क्या करती है? संग्रह करती है, विश्लेषण करती है, व्याख्या करती है और प्रस्तुति करती है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि 2011 में जो प्रत्येक 10 वर्ष पर जो भारत में जनगणना होती है, उस जनगणना के अनुसार हमारे घर पे आते हैं लोग और पूछते हैं आपके परिवार में कितने लोग हैं, और उसमें कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चे रोजगार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डेटा एकत्रित करते हैं और जिसके अनुसार हमारी भारत की पॉपुलेशन बताई जाती है, तो उस डेटा को क्या किया जाता है? पहले तो संग्रह किया जाता है, पूछा जाता है और उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, जो इसमें कितने परसेंटेज मेल है, कितने परसेंटेज हिंदू है, कितने प्रतिशत मुस्लिम है, उसकी व्याख्या की जाती है और प्रस्तुत कर किया जाता है और फिर बताया जाता है जो इस देश में 125 करोड़ जनसंख्या है। उसी तरह आप एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आपके जैसे कोरोना का, अभी जो कोरोना के समय में क्या है, लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, जो सरकारें जो है ना टेस्ट करवा रही है कि और बता रही है इतने परसेंटेज लोग अभी स्वस्थ है, इतने परसेंटेज लोग स्वस्थ नहीं है, जिसमें ये सब क्या है? ये सारे आंकड़ा है। यह सारा क्या है? आंकड़ा है, जो कि हम पहले संग्रह करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर व्याख्या और फिर प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, आंकड़े होते क्या है? सार्थक सूचनाओं का संग्रह। आंकड़ों के दो प्रकार, असमूहीकृत आंकड़े और समूहीकृत आंकड़े। क्या होते हैं? असमूहीकृत आंकड़े और समूहीकृत आंकड़े। अब देखिए, ये आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको ये भी देखना है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? तो इसका अर्थ होता है वितरण का केंद्र और स्थान। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का अर्थ होता है वितरण का केंद्र यानी बीच में मध्य और स्थान। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप माध्य, माध्यिका और बहुलक है। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, सांख्यिकी का परिचय है। तो सांख्यिकी जो है क्या है? सांख्यिकी में आंकड़ों का हम क्या करते हैं? हम संग्रह करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और आंकड़ों का क्या करते हैं? हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। और ये केंद्रीय प्रवृत्ति मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि आपको पता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब देखिए, माध्य निकालने का क्या फार्मूला है? तो माध्य जो है ना, अर्थात आंकड़ों का औसत होता है। माध्य का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का औसत, जो कि प्रत्यक्ष विधि, जैसे माध्य जो है ना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। यानी ये जो दे रखा है, ये समेशन इसको पढ़ते हैं, या इसको आप कह सकते हैं सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य विधि या फिर संक्षिप्त विधि या फिर माध्य बराबर आप ये कह सकते ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यानी एक पद विचलन विधि कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप माध्य निकालेंगे तो जनरली इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, माध्य निकालने के लिए और उसके बाद ये ग्राफी रूप में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। माध्य को क्या करते हैं? ग्राफी रूप में कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? अर्थात मध्य मान। यानी माध्यिका जो है ना, ये एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो ये माध्यिका का आपका फॉर्मूला है। इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट आने वाले वर्कशीट में हम लोग करेंगे। अभी इस फॉर्मूला को आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद ग्राफी रूप में, तोरण के रूप में इसको हम दर्शा सकते हैं। इसको हम कम प्रकार वाला तोरण दर्शाते हैं, अधिक प्रकार वाले तोरण हम दर्शाते हैं, तो किसको? माध्यिका को हम दर्शाते हैं। राइट, अब हम देखेंगे बहुलक। बहुलक होता क्या है? अर्थात सबसे
अधिक बार आने वाली प्रेक्षण, यानी बहुलक होता है जो बार बार कितनी, जो सबसे ज़्यादा टाइम जो रिपीट हुआ है और आने वाले जो परीक्षण होता है, जैसे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 प्लस माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है। सिमिलरली जैसे आपने माध्य का ये फार्मूला देखा, उसके बाद माध्यिका का ये फार्मूला देखा, उसी तरह ये बहुलक का फार्मूला है जी, इसे भी आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखिए बहुलक को जो है ना क्या करते हैं हम ग्राफी रूप में आयत के चित्र में हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको यहाँ मैं दिखा रहा था आपको, देखिए अब केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभव जन्य संबंध बहुलक कहलाती है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो 3 मापों के बीच जो है ना अनुभव जन्य संबंध बहुलक यानी 3 माध्यिका 2 माध्य होता है। अब देखिए यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 घटाया जाता है। यानी वर्ग अंतराल जो है ना क्या होता है, जैसे आप यहाँ देखिए 2.5 से लेकर के 3, अब यहाँ 3.5 से लेकर के 4, ठीक है। अब ये 4.5 से लेकर के 5, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका जो होगा, ठीक है, उसमें क्या करते हैं 0.5 हम घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपरी सीमा में से, अब देखिए ये आप जैसे मध्य मान इक्वल टू वर्ग चिन्ह अपॉन में ऊपरी सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन में 2, जैसे ये देखिए 2, 22, 45 इस तक का रहेगा, तो ये ऊपरी वर्ग सीमा होता है। तो इसको आप हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे जो आने वाले वर्कशीट है। अब देखिए H इक्वल टू वर्ग माप इक्वल टू ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, परिसर इक्वल टू अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। अब देखिए माध्यिका वर्ग क्या होता है, वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास होती है। यानी माध्यिका वर्ग कहते हैं जिसका संचयी बारंबारता n/2 के लगभग या इसके आसपास होती है, ठीक है। अब देखिए बहुलक वर्ग क्या होता है, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको हम बहुलक वर्ग कहते हैं। अब देखिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए इससे पहले आपको मैं बता दूं, आपको इस पूरे वर्कशीट में सबसे इम्पोर्टेंट है एक माध्यिका का माध्य का फार्मूला, माध्यिका का फार्मूला, बहुलक का फार्मूला, और आपको ये जो फार्मूला ये जो दिया गया है ये फार्मूला, ठीक है। और केंद्रीय प्रवृत्ति बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, अगर आपको इस मध्य माध्यिका बहुलक में से कोई भी 2 निकला दे रखा हो तो तीसरा हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए इसे देखते हो। अब इनका उत्तर दीजिए। वर्ग चिन्ह 1/2 डैश डैश दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य इंपीरियल संबंध बताना है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं, और प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए ये विषय गणित कक्षा 10 कार्यपत्रक यानी 61 है, और ये आपका 27 नवंबर 2020 के लिए है। तो अब इनका उत्तर दीजिए। वर्ग चिन्ह इक्वल टू 1/2 ऐसे था और ये खाली जगह था, ठीक है, डैश, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा होगा, ठीक है, जो कि आपको फॉर्मूला में मैंने बताया है। अब ये दूसरा देखिए 255, 125, 130, 160, 185, 170, 103 में इसमें जो क्या होता है अधिकतम आंकड़ा जो है ना 255 है। कितना है 255 है, और न्यूनतम आंकड़ा 103 है। तो 255 ये ज़्यादा मैक्सिमम है, और ये 103 ये सबसे न्यूनतम यानी कम है। तो परिसर निकालने के लिए अधिकतम माइनस न्यूनतम आंकड़ा करते हैं। तो 255 माइनस 103, तो ये आपका 152 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर ये आ गया। अब उसके बाद आप देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 3, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला अगर आपका ये दे रखा है ये दे रखा है तो ये निकल सकता है। अगर इसी में जो है ना आपका ये दे रखा है ये दे रखा है तो ये निकल सकता है। तो आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, तब आप तीसरा इस फार्मूले के माध्यम से
निकाल सकते हैं। अब देखिए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं वर्गमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमाप। अब पांचवा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11। तो इसका जो है ना तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, तो इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है सभी डिजिट को। 2 3 5 7 प्लस 11 अपन में 5 ये, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ये, तो ये 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 28 अपन में 5 हो जाएगा। तो ये 5.6 आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।